तो मैं करहल बहुत दिनों रहा हूँ। करहल मैंने सन 58 से 74 तक अध्यापन किया है और करहल के भूगोल और इतिहास के बारे में मेरी बड़ी जानकारी है। ख़ास तौर से राजनीतिक बड़े भाई साहब हमारे नत्थू सिंह यादव जब एमएलए हुआ करते थे, उनसे भी पहले बंशी तो धनगर थे, तब से हम उनको भी जानते थे और भाई साहब तो भाई साहब हमारे थे ही। तो फिर बाद में हम रहे, तो हम एक ही बात कह सकते हैं, करहल ने हमेशा हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नत्थू सिंह भाई साहब भी बहुत बड़े नेता थे, लोहिया जी के बड़े साथी थे, पर उन्होंने नेताजी को, मुलायम सिंह जी को अपने साथ लिया और इस तरह से समाजवादी पार्टी की एक तरह से बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। पहले नत्थू सिंह थे, फिर 67 में नेताजी हुए, तो हम और बाबूराम जी उनके इलेक्शन एजेंट होते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो चुनाव हो रहा है वो पहले से बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश की हालत ये है, ये चुनाव सिर्फ करहल का नहीं है, ये सवाल देश का है कि देश में आज हम देखें तो हालात बहुत ख़राब हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो देश का भुखमरी का सूचकांक है, उसमें दुनिया का भुखमरी का जो सूचकांक है उसमें लंका और हम बांग्लादेश से नीचे हैं। जो किसी ज़माने में लोकतंत्र के नाम पर हमारा दुनिया के 10वें या 12वें नंबर पर नाम आता था, आज 65वें नंबर पे है। क्यों है? क्योंकि हमारी गरीबी, हमारी भुखमरी, हमारी बेरोज़गारी, हमारी महंगाई ये इतनी बढ़ गई है कि जो अभूतपूर्व है। तो सवाल आज सिर्फ इसका नहीं है कि करहल से तो अखिलेश जी 100% जीतेंगे, क्योंकि ये उनकी सीट है और उनकी माने वो पूरे परिवार की है, पूरे करहल ही उनका परिवार है। और यहाँ से आज तक सिर्फ एक बार सोबरन सिंह बीजेपी से जीते हैं, लेकिन सोबरन सिंह भी हमारे ही परिवार के थे, वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं और हमने उन्हें पढ़ाया है, तो हम तो जानते हैं कि वो तब भी हमारे थे। तो आज उन्होंने उनको बुला के उनको लड़वाया है चुनाव, तो ये सवाल यही का नहीं है, इस देश के बचाने का सवाल है। इस देश के ये जो सारी मुद्दे हमने अभी बताए, जो लड़कियों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसको ये लोग बड़ी चतुराई से ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि ये जिस तरह का बंटवारा, जिससे कि ये इस पर पर्दा पड़ जाए। अब हिजाब वाली बात, हिजाब कर्नाटक का हो रहा है, लेकिन उसे पूरा दुनिया में उछाला जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में उछाला जा रहा है। इसलिए उछाला जा रहा है जिससे लोगों का, वोटरों का ध्यान इस पर न जाए कि हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है, इस पर जाए कि जिससे कि बड़ी संख्या में जो हिंदू है वो ध्रुवीकरण हो जाए और वो उन्हें वोट डाल दें। लेकिन अब उनकी इन बातों को सब लोग समझ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है। अब उनको खड़ा कर दिया है एसपी बघेल साहब को। तो एसपी बघेल साहब पहले नेताजी के अंगरक्षक हुआ करते थे और नेताजी ने ही उनको एक तरह से कहिए कि इस जहाँ वो हैं वहाँ पहुँचाया। तो फिर उसके बाद वो हमारे भी बड़े निकट रहे और हमारी कविताओं के बड़े प्रशंसक हैं। तो वो आजकल लड़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो लड़ाई कोई माने नहीं रखती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये करहल का चुनाव नहीं है। अखिलेश जी यहाँ से जीत के जाएंगे तो मुख्यमंत्री 100% बनेंगे, और जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे तो ये जो हमारी समस्याएं हैं, उन्होंने जैसे जिस तरह से कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल करेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे। और बहुत फ़र्क है, अगर मोदी जी का और अखिलेश जी का तुलना की जाए, कोई तुलना नहीं है दोनों में। उनकी ये विदेशों में पढ़े इंजीनियर भी हैं ये, और मोदी जी एक जगह पढ़े हैं, वो है गोरखपुर का मठ। तो जो वो मठाधीश है, मठाधीश शब्द का अर्थ होता है जो खुद ही कानून बनाए, खुद ही लागू कर ले और खुद ही न्याय कर ले। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों
मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी आपने लोगों की जब्त कर ली थी संपत्ति, और इसलिए जब्त कर ली थी कि उन्होंने नागरिकता बिल जो गैर कानूनी था, जो असंवैधानिक था, हमारे संविधान में हिंदू मुसलमान के ऊपर कानून नहीं बन सकता अलग अलग करके, लेकिन उसमें उन्होंने जो बिल बनाया नागरिकता बिल, उसमें कहा कि मुसलमान शामिल नहीं होगा इसमें, हम मुसलमान को बाहर वाले को नहीं लेंगे। ये इसका इतना संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों के, मैंने फेसबुक पे भी डाला है ये, कि उन्होंने कहा है कि या तो योगी जी ये सब रद्द कर दें जिनकी संपत्तियां जब्त की हैं, या हम उनको बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे किया जाता है, हम उनको सबक सिखा देंगे। इस तरह का भाषा बड़ा सख्त प्रयोग किया। हमारा एक बहुत प्रिय मित्र, बहुत बड़ा रंगमंच का कलाकार दीपक कबीर, उसने सिर्फ एक पोस्टर बना दिया था कि ये नागरिकता बिल जो है गलत है। उस पोस्टर को लेके क्या किया, उनको जेल में डाल दिया और उसकी संपत्ति सब जब्त हो गई। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो कल उनका हमारे पास फोन आया कि हमारी संपत्ति खुल गई, हमें इसकी बड़ी खुशी हुई। हमने कहा वो तो खुलनी थी। अब ये इतना ये बेवकूफ़ी का काम हम कहना चाहिए कि कोई भी ऐसा बुद्धिमान मुख्यमंत्री नहीं करता। जब आपको मालूम है कि आपको क्या कहा कोर्ट ने कहा कि आप ही ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया और आप ही ने फैसला कर दिया, इनकी संपत्ति भी जब्त कर ली। आप शिकायत करता थे, आपको शिकायत करनी चाहिए थी कि इन लोगों ने आंदोलन किया, गलत किया, हम उसका फैसला करते। आप कौन थे फैसला करने वाले? अगर आप इसको वापस नहीं लेते तो हम आपको सबक सिखाएंगे। अब ऐसी घटनाओं से क्या हो रहा है कि हमारे देश की इज्जत जो है पूरी विश्व में, जो हम 10वें नंबर पे थे वो 65वें नंबर पे हैं लोकतंत्र के मामले में, कि हमारा लोकतंत्र बिगड़ रहा है। और उन्होंने जो लोकतंत्र के बारे में जो कहा है, वो कहा है कि जिस देश के अंदर एक धर्म विशेष के लोगों को दूसरे नंबर का नागरिक बनाया जाए, वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। दूसरी बात एक योगी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उनकी कमअक्ली की बात करने तक गए। वो कहते हैं कि न तो हमें सेकुलरिज्म में विश्वास है और न सोशलिज्म में विश्वास है। सोशलिज्म को तो आते ही उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री बने ऐसे विधानसभा में कहा कि सोशलिज्म की अब इस देश को ज़रूरत नहीं है। फिर कहा कि सेकुलरिज्म की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इतनी मूर्खता की बात है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारा संविधान है, उसमें पहला जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा है कि ये हम इसको एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक और सेकुलर रिपब्लिक बनाएंगे। ऐसा गणतंत्र बनाएंगे जिस गणतंत्र में प्रजातंत्र होगा, जिसमें लोकतंत्र होगा, समाजवाद होगा और जिसमें धर्मनिरपेक्षता होगी। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? राजनीतिक बराबरी का नाम है लोकतंत्र, धार्मिक बराबरी का नाम है सेकुलरिज्म और सामाजिक बराबरी का नाम है सोशलिज्म। यानी बराबरी के ऊपर आधारित है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई भी गड़बड़ी न की जाए, गैर बराबरी न की जाए। तो धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक गैर बराबरी के खिलाफ ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो वो कहते हैं कि हम दो गैर बराबरियों वालों में विश्वास नहीं करते, एक में करते हैं। अब वो यहाँ भूल जाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जहाँ जैसे पाकिस्तान है तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। नेपाल अभी हिंदू स्टेट थी, अब तो खैर हो गई है सेकुलर, लेकिन जब तक हिंदू स्टेट रही वहाँ कहाँ डेमोक्रेसी रही। इसी तरह से रशिया एक सोशलिस्टिक कंट्री थी, पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वहाँ सोशलिज्म फेल हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक मुख्यमंत्री को इतना जानना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। ऐसे में वो सोशलिज्म की और सेकुलरिज्म की खिलाफत करते हैं और डेमोक्रेसी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री है। एमपी साहब ने अभी जो चुनाव जो हुआ है इसमें क्या आंकड़ा लगा, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, ये तो इस आंकड़े पे अगर जाएं तो जो अभी जो चुनाव हुआ है जयंत और अखिलेश जी की गठबंधन का, उसमें 58 में से 50 सीटें का अंदाज लोग, हम नहीं कह रहे हैं, ये पत्रकार भाई कह रहे हैं क्योंकि किसान वहाँ बहुत नाराज था। इन्होंने किसानों को क्या कहा,
गालियां दी, किसानों को कहा कि पाकिस्तानी हैं, ये गद्दार हैं, ये आतंकवादी हैं, ये तक कहा। तो किसान दो जातियां थी वहाँ, मुसलमान भी किसान है और जाट भी किसान है, उनमें ये लड़ाई कराई जाती तो वो सब एक हो गए। तो अब वहाँ पर तो बहुत बड़ी, और ये जो होने जा रहा है 14 तारीख को, इस 14 तारीख वाले में भी यही हाल होगा, क्योंकि वहाँ मुस्लिम और जाट थे, और जिन इलाकों में अब हो रहा है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम और यादव है, और यही समीकरण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी अपने पिछले वर्ष भी आज बहुत अच्छा किया था इस इलाके में, तो पिछले साल जब उनकी हवा चल रही थी तब ये हमारा जब इतनी अच्छी सीटें थी, तो अब की तो बहुत अच्छी आएंगी। पहले अखिलेश और जो है राहुल गांधी का गठबंधन हुआ, उसके बाद में मायावती जी के से गठबंधन किया, फिर उसका कोई मतलब हल नहीं निकला। उसके बाद में अब जयंत चौधरी भी से गठबंधन किया है। जयंत चौधरी से ये गठबंधन आज का नहीं है। जयंत चौधरी और अगर मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह बनाना का काम जो किया है, तो वो लोहिया जी और नत्थू सिंह ने किया है, उतना ही चौधरी चरण सिंह ने भी किया है। चौधरी चरण सिंह हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे दो बेटे हैं, एक अजीत सिंह, एक मुलायम सिंह, और वो कहते थे कि अजीत सिंह जो है उसको कि वो किसानों का मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है, क्योंकि वो एक मंत्री का बेटा है, किसान का बेटा जिस दिन गद्दी पर बैठेगा। ये मैंने वचन अपने मुंह से सुने। तो इनका गठबंधन नया नहीं है ये। हाँ, बीच में कुछ नाइतफाकी हो गई थी, जैसे हो जाती है, तो ये बड़ा नेचुरल गठबंधन है। बल्कि मुलायम सिंह जी को सन 77 में सहकारिता मंत्री बनाने में भी चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी भूमिका थी। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं 10 मार्च को कभी शामिल करते हैं। अब ये बताइए, मुख्य एक साधु को ये भाषा बोलनी चाहिए? वो उसकी जो भाषा है वो कभी कहेंगे हम ठोक देंगे। अब ठोक देंगे, कोई डकैत वकैत कहते थे कि हम ठोक देंगे हैं, और कभी वो कहते हैं हम सबक सिखा देंगे। तो ये भाषाएं ऐसी हैं जैसे कि कोई माफिया लोग बोलते हैं, और इसलिए उनको अगर आप तुलना करें, अखिलेश जी के मुंह से आज तक आपने कोई इस तरह का शब्द नहीं सुना होगा। वो उनको भी सम्मान के साथ कहते हैं कि बाबा जी। अब बाबा जी तो बड़ा सम्मानजनक शब्द है, कोई गलत तो कहते नहीं, और कभी उन्होंने उनकी बुराई नहीं की। लेकिन वो हमेशा कहेंगे, कभी कहेंगे लाल टोपी वाले गुंडे। उन्हें ये मैंने एक पूरा लेख लिखा था कि लाल टोपी मालूम है सबसे पहले किसने लगाई थी? जयप्रकाश नारायण जी ने जब 48 में रूस से लौटे थे, तब उन्होंने पहली बार लाल टोपी का प्रयोग किया था। कहा था कि लाल जो है वो क्रांति का रंग है, इसलिए मैं आज सबसे कहूँगा, तब लाल टोपी शुरू हुई। और वो बता रहे हैं लाल टोपी वाले गुंडे। अब गुंडा कहना और ठोक देना ये साधु की भाषा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर खुद इतने इल्ज़ाम थे, क्रिमिनल केसेस, वो उन्होंने खुद वापस लिए। ये इतिहास का, राजनीति के इतिहास का पहला उदाहरण है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर जो इल्ज़ाम थे, और उसमें क्रिमिनल इल्ज़ाम थे, ऐसे नहीं थे राजनीतिक होते। जैसे नेताजी के ऊपर बहुत से लगा दिए थे, एक ज़माने में 300 इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन वो सब राजनीतिक थे। लेकिन ये इनके ऊपर तो क्रिमिनल इल्ज़ाम भी थे, इन पे भी थे, उन पे शाह साहब पे भी थे। और गुजरात में जो हालत हुई है उसके लिए तो खुद अटल जी ने कहा था कि मोदी जी से कि आपको राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो इन लोगों की वो बात मत करिए, इन लोगों की भाषा की बात तो बहुत ही गलत है। दूसरे चरण का मतदान आज है और तीसरे चरण का मतदान 20 तारीख को है। अखिलेश यादव की तीसरे चरण में जो है चुनाव लड़ रहे हैं और करेल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप करेल सीट पर आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यहाँ की जनता को संदेश देने की ज़रूरत हमारी इसलिए नहीं होगी कि यहाँ की जनता ने हमें ही संदेश दिया है। हमें राजनीति में यहाँ की जनता लाई। हम 3 बार MP रहे, एक बार राज्यसभा में रहे, 2 बार लोकसभा में रहे, और करेल हमारे क्षेत्र में आता था। हम सब कई जगह से हार जाते थे। हम मैनपुरी से 16 हज़ार वोट से पीछे थे, लेकिन जब करेल आता था तो करेल में हम सब वो कभी पूरी कर देते थे, हम जीत जाते थे। हम 2 बार जीते। हम और बाबूराम जी दोनों एक दफ़े पीछे हो गए थे, लेकिन करेल भी ऐसे जीते। तो करेल ने हमें नेता बनाया, तो हम संदेश करेल को क्या देंगे? हम तो ये देंगे कि जो पुरानी अपनी मर्यादा है, जो जीत के अपना इतिहास है, उसे कायम रखें। आज 2.5 साल बाद विद्यालय खुला